Assalamu alaikum. Welcome to management lecture. In this lecture, I will tell you about organizational structure and design. Organizational structure and design is a very important and interesting chapter of management. So, as you know, this is the part 2 of organizational structure and design. So, let's quickly jump into our question. Describe 6 key elements in organizational design. So in organizational design, we already discussed about first two key elements, work specialization and departmentalization. So rest of the four we will discuss in this tutorial. सो अगर अभी तक आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन का ट्यूटोरियल पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप लोग उसको देखें बिकॉज आपको इसका बेसिक थीम समझ आएगा उस ट्यूटोरियल को देखने के बाद. इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इनफ होगा. आप उसको अच्छे से समझें और वीडियो को पास करके राइट डाउन कर लें बिकॉज वो इनफ है कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन से रिलेटेड अटेम्प्ट करने के लिए. इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. अब अगर आप लोगों ने पिछला ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से वॉच किया होगा तो आपको नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स की भी समझ आ जाएगी. आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी. नंबर 3 पे है चेन ऑफ कमांड, नंबर 4 स्पैन ऑफ कंट्रोल, नंबर 5 सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड लास्ट वन फॉर्मलाइजेशन. Number 3, chain of command. Chain of command is the line of authority extending from upper organizational levels to lower levels, which clarifies who reports to whom because it helps employees with questions such as who do I report to, who do I go to if I have a problem. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है. अब कुछ एम्प्लॉयज़ का दर्जा जो है वो बाकी एम्प्लॉयज़ के दर्जे से बड़ा होता है. लाइक अगर आप लोग कह लें कि वो बड़ी पोस्ट पे हैं, मैनेजर्स हो गए, ठीक है, ऑफिसर्स हो गए, सही. तो ये जो बंदे हैं, मैनेजर हो गए, ऑफिसर्स हो गए, टॉप मैनेजर हो गए, ठीक है, इनका दर्जा नॉन मैनेजर से तो बड़ा है, ठीक है. अगर हम लोग मैनेजमेंट की ज़बान में बात करें तो आपको पता है ना कि टॉप मैनेजर्स कौन से होते हैं. टॉप मैनेजर्स होते हैं जो कि कंपनी के मालिक होते हैं. उसके बाद हमारे पास आते हैं मिडिल मैनेजर जो कि फर्स्ट लाइन मैनेजर के वर्क को हैंडल करते हैं और देन फर्स्ट लाइन मैनेजर जो कि नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको हैंडल करते हैं. यहाँ पर एक पूरी चेन ऑफ कमांड है. टॉप मैनेजर्स हुक्म देते हैं मिडिल मैनेजर को, ठीक है. मिडिल मैनेजर आगे से जो है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर को हुक्म देते हैं. फर्स्ट लाइन मैनेजर फर्दर जो है वो नॉन मैनेजर्स को देते हैं और नॉन मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने काम को फुलफिल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको फुलफिल करते हैं और फिर वो जो है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को बताते हैं. फर्स्ट लाइन मैनेजर देन मिडिल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं और मिडिल मैनेजर देन टॉप मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं. इस तरह ये एक स्केलर चेन है, यानी चेन ऑफ कमांड है. ये चेन ऑफ कमांड है टॉप मैनेजर से नॉन मैनेजर्स तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेन ऑफ कमांड नहीं होगी तो काम करना बहुत मुश्किल और दुश्वार हो जाएगा. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉन मैनेजर डायरेक्टली टॉप मैनेजर के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि टॉप मैनेजर्स कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं ना, वो डेली बेसिस पे तो हर टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होते. इस तरह उनको रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और नॉन मैनेजर्स ने तो अपने छोटे छोटे मसाइल बार बार जो है ना वो डिस्कस करने होते हैं. इसलिए हमारे पास चेन ऑफ कमांड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़रूरी है. अब चेन ऑफ कमांड से क्या होता है, बिकॉज इट हेल्प एम्प्लॉयज विद क्वेश्चन सच एज हु डू आई रिपोर्ट टू और हु डू आई गो इफ आई हैव अ प्रॉब्लम,
ठीक है। अगर एम्प्लॉयज़ को किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि अब उसने किसके पास जाना है। लाइक नॉन मैनेजर सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन मैनेजर के पास लेके जाएंगे। अगर फर्स्ट लाइन मैनेजर उसको हल ना कर सके देन वो मिडिल मैनेजर के पास जाएंगे। अब ये फर्स्ट लाइन के अंदर बात बताई गई है, द चेन ऑफ कमांड इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अपर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, यानी ये हमारे पास अपर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल यानी टॉप मैनेजर से लोअर लेवल यानी नॉन मैनेजर्स तक एक्सटेंड की गई है। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? ठीक है, हुक्म देना, किसी को भी आपके पास इख्तियार हो कि आप किसी दूसरे बंदे को हुक्म दे सकते हो। यानी मैनेजर के पास राइट होता है ना कि वो नॉन मैनेजर या फिर एम्प्लॉयज़ को डील करने के लिए उन्हें कोई भी जो है वो ऑर्डर दे सकता है। The rights inherent in a managerial position to tell people what to do and to expect them to do it। ठीक है, आप लोग किसी भी मैनेजर अपनी एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे सकता है और उसको उनसे ये तवक्का होती है कि वो इस काम को करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्ट देम टू डू इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ठीक है, आप इस बात के जिम्मेदार हैं कि आपने अपना काम जो है वो वक्त पर कंप्लीट करना है। ठीक है, जो भी मैनेजर की आपकी तरफ तवक्कुआत हैं आपने उस पर पूरा उतरना है। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म, ये क्या है हमारे पास? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम को, अपने टास्क को टाइम पर फुलफिल करने के। Unity of command, the concept that a person should have one boss and should report only to that person। Unity of command के अंदर ये बात वाज़ह है कि एम्प्लॉयज़ सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स को जवाबदेह होंगे अपने काम के। ठीक है, should report to only one person, जिसने उन्हें ऑर्डर दिया है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो उसी को जवाबदेह होंगे। Bernard contended that subordinates will accept order only if the following conditions are satisfied। बर्नार्ड ने बताया कि सबऑर्डिनेट्स तब ही ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब। नंबर 1, दे अंडरस्टैंड द ऑर्डर, अगर उन्हें ऑर्डर की समझ आ जाए। ठीक है। नंबर 2, दे फील द ऑर्डर इज कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस। ठीक है, उन्हें इस बात का पता चल जाए या उन्हें इस बात का यकीन हो जाए कि जो ऑर्डर मिला है वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से मुमासलत रखता है। ठीक है। नंबर 3, द ऑर्डर डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद देयर पर्सनल बिलीफ, ऑर्डर और उनके पर्सनल बिलीव्स के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। नंबर 4, दे आर एबल टू परफॉर्म द टास्क एज डायरेक्टेड, वो जिस तरह उन्हें टास्क को परफॉर्म करने का कहा गया है वो इजीली उस तरह टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं तो वो ऑर्डर ले लेंगे। अ मैनेजर विद लाइन अथॉरिटी हैज़ द राइट टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज एंड टू मेक सर्टेन डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग एनी वन। A manager with the line authority has the right to direct the work of employees and to make certain decisions without consulting anyone। मैनेजर के पास ये राइट है, ये हक हासिल है मैनेजर को कि वो एम्प्लॉयज़ को खुद से ऑर्डर दे सकता है। सो ये है चेन ऑफ कमांड। उम्मीद है कि आपको चेन ऑफ कमांड की समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? अब the traditional view was that managers could not and should not directly supervise more than 5 or 6 subordinates। ठीक है, determining the span of control is important because to a large degree it determines the number of level and managers in the organization, an important consideration in how efficient an organization will be, all other things being equal, the wider or larger the span the more efficient the organization। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर ये बताया जा रहा है कि एक ट्रेडिशनल व्यू के मुताबिक ये समझा जाता था कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो 5 और 6 सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये जो है आपको लेवल्स ऑफ मैनेजर के बारे में बताता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्जर और वाइडर होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होगी। ठीक है, यानी जितने ज़्यादा हमारे पास लेवल ऑफ मैनेजर्स होंगे उतने ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होगी, उतनी ही ज़्यादा वो इजीली एफिशिएंटली अपने टास्क को फुलफिल करेगी। विड्थ ऑफ स्पैन इज़ अफेक्टेड बाय,
ठीक है, विड्थ ऑफ स्पैन किस तरह इफेक्ट होती है। ठीक है, विड्थ ऑफ स्पैन के इफेक्ट होने से यहाँ पे क्या मुराद है कि हमारे पास जो लेवल्स ऑफ मैनेजर हैं वो भी कम हो जाएंगे। स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द मैनेजर, स्किल्स और एबिलिटीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और नंबर 2 एम्प्लॉय करेक्टरिस्टिक्स, नंबर 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क बीइंग डन, नंबर 4 सिमिलैरिटी ऑफ टास्क, नंबर 5 complexity ऑफ टास्क एंड नंबर 6 स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टास्क। ये सारी चीज़ें जो है ना वो विड्थ ऑफ स्पैन पे इफेक्ट करती हैं। For instance, at PepsiCo's Gamisha cookie plant in Mexico, 56 employees now report to each manager. 56 employees जो है वो each manager को report करते हैं। However, to ensure that performance does not suffer because of these wider spans, ताहम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर इसका कोई असर नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस वाइडर स्पैन। यानी हमारे पास जितने ज़्यादा लेवल्स ऑफ मैनेजर होंगे, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास उतने ज़्यादा मैनेजर्स होंगे। सो इस बात का एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर क्या असर होगा कि एम्प्लॉयज़ इजीली अपने सारे प्रॉब्लम्स जो है वो मैनेजर के साथ डिस्कस कर सकेंगे और मैनेजर्स उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे देंगे। सो यहाँ पर जो टास्क होगा वो इजीली, एफिशिएंटली, क्विकली और 100% अचीव हो जाएगा। Employees were thoroughly briefed on company goals and processes. Also, new pay system reward quality service, productivity and teamwork. Employees को कंपनी के गोल्स और प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। उनको इस बात की समझ होगी कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, मकसद क्या है जिसके तहत वो काम कर रही है। सो इसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ को उनके काम का अच्छा सिला मिलेगा, यानी उनकी पे अच्छी होगी, कंपेटिटिव होगी बाकी कंपनीज के साथ, उनको उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके टीम वर्क, उनकी सर्विस का अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। सो ये है स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब उम्मीद है कि आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल की समझ आ गई होगी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल है क्या। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजर को डिस्कस करेंगे। जितने ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर होंगे तो वो इजीली अपने एम्प्लॉयज़ के टास्क को मैनेज करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताएंगे उन्हें, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह वो 5 और 6 सबऑर्डिनेट्स को भी इजीली सुपरवाइज कर सकेंगे अगर हमारे पास स्पैन ऑफ कंट्रोल की विड्थ ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization is the degree to which decision making take place at upper level of the organization. If top managers make key decisions with little input from below, then the organization is more centralized. ठीक है, सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी कंपनी के जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, जो अपर लेवल मैनेजर होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेते हैं और इसके अंदर एम्प्लॉयज़ का कोई अमल दखल नहीं होता। On the other hand, the more that lower level employees provided input or actually make decisions, the more decentralized there is. और दूसरी तरफ जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ भी डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल होंगे और वो इनपुट प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह डिसीजंस जो होंगे वो मोर डिसेंट्रलाइज्ड होंगे। सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेंगे और उनके अंदर एम्प्लॉयज़ शामिल नहीं होंगे, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल होंगे। मोर डिसेंट्रलाइजेशन, इन्वायरमेंट इज कम्प्लेक्स अनसर्टेन। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कम्प्लेक्स और अनसर्टेन होगा, गैर यकीनी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपको पता है ना कि क्या होगा। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ जो है लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ वो डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल होंगे, वो इनपुट प्रोवाइड करेंगे और इस तरह हमारा जो डिसीजन होगा वो डिसेंट्रलाइज होगा। Lower level managers are capable and experienced at decision making. Lower level managers जो है वो इस काबिल हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी है डिसीजन मेकिंग का।
लोअर लेवल मैनेजर्स वांट अ वॉइस इन डिसीजन। लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं वो भी डिसीजन मेकिंग के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं, ठीक है, वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए, बिकॉज वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। नंबर 4, डिसीजंस आर सिग्निफिकेंट। जो भी वो डिसीजन लेंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट कल्चर इज ओपन टू अलाउइंग मैनेजर्स टू हैव अ से इन व्हाट हैपेंस। जो भी उस डिसीजन का इम्पैक्ट होगा, यानी उस डिसीजन का जो भी रिजल्ट होगा, वो उसके अंदर जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो भी जवाबदेह होंगे और वो भी कुछ कहने की पोजीशन में होंगे। कंपनी इज जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड। कंपनी जो है वो जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होगी। Effective implementation of company strategies depend on managers having involvement and flexibility to make decisions. कंपनी की जो स्ट्रेटजीज हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होंगी और ये मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। सो ये है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं। वो भी चाहते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लिया जाए तो वो भी उसमें शामिल हों, बिकॉज वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिसीजन लेते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे पास एनवायरनमेंट है वो कम्प्लेक्स और अनसर्टेन है। सो अब देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के दरमियान डिफरेंस बता रही हूँ, बिकॉज डिफरेंस से आपको इजीली सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है, इन्वायरमेंट इज स्टेबल। इन्वायरमेंट स्टेबल होगी, जबकि हमने डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि इन्वायरमेंट जो है वो अनस्टेबल होगी, ठीक है। सो पहला डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया कि इन्वायरमेंट क्या है, स्टेबल है। नंबर 2, लोअर लेवल मैनेजर्स आर नॉट एज कैपेबल और एक्सपीरियंस्ड एट डिसीजन मेकिंग एज अपर लेवल मैनेजर्स। सो यहाँ पर जिस तरह आपको पता है कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है कि हमारे पास जो टॉप मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेंगे और लोअर लेवल मैनेजर्स उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। सो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा तजुर्बेकार नहीं हैं, इस काबिल नहीं हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लें जितने के अपर लेवल मैनेजर्स हैं, ठीक है। नंबर 3, लोअर लेवल मैनेजर्स डू नॉट वांट टू हैव अ से इन डिसीजन। डिसीजंस आर रिलेटिवली माइनर। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहते और जो हमारे पास डिसीजंस होंगे वो रिलेटिवली माइनर होंगे। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग अ क्राइसिस और रिस्क ऑफ द कंपनी फेलियर। इस केस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा होगा और साथ ही साथ कंपनी को अपने डूबने का भी खतरा है, ठीक है, यानी फेलियर का खतरा है। नंबर 5, कंपनी इज लार्ज। कंपनी जो है वो बहुत बड़ी होगी और ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजर्स हैं वो इसलिए खुद ही डिसीजन लेंगे बिकॉज वो लोअर लेवल मैनेजर्स पर इतना ज़्यादा वहाँ पर भरोसा नहीं करते, ठीक है। Number 6, effective implementation of the company strategies depend on managers retaining say over what happens. हमने डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो भी डिसीजन मेकिंग के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं और इस तरह जब वो भी डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल होंगे तो वो भी रिजल्ट पे जवाबदेह होंगे। जैसे कि टीचर अपनी क्लास के रिजल्ट पर जवाबदेह होती है कि उसने पूरा साल क्या पढ़ाया, बिकॉज वो उसका अपना डिसीजन होता है ना कि उसने क्या क्या पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है। सो इसी तरह यहाँ पर लोअर लेवल मैनेजर्स भी अपने रिजल्ट के जवाबदेह होंगे, लेकिन क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के अंदर ये वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजर्स ने अपने डिसीजन लेने होते हैं तो वो टॉप मैनेजर्स ही रिजल्ट के जवाबदेह होंगे। और इसके साथ साथ ये बात जो है वो डिपार्टमेंट मैनेजर्स पर भी आती है, बिकॉज डिपार्टमेंट मैनेजर्स जो होते हैं वो कंपनी की स्ट्रेटजीज़ को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में अगर कामयाब हो जाएं तो कंपनी का गोल जो होता है वो इजीली इफ़ेक्टिवली अकम्प्लिश हो जाता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर वो कामयाब नहीं होते तो फिर वो भी रिजल्ट के जवाबदेह होते हैं, ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपने बस ये याद रखना है कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि टॉप मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर लोअर लेवल मैनेजर्स भी यानी लोअर लेवल एम्प्लॉयज भी डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल होते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन के अंदर अब क्या है ये पढ़ते हैं। Formalization refers to how standardized an organization's jobs are and the extent to which employee behavior is guided by rules and procedures. ठीक है, फॉर्मलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स के स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रही है। ठीक है, वो उसको रेफर कर रही है कि किस तरह का स्टैंडर्ड है, एम्प्लॉय का बिहेवियर किस तरह का है, एम्प्लॉय को किस हद तक रूल्स और प्रोसीजर के बारे में गाइड किया जाता है। इन हाईली फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हाईली फॉर्मलाइज्ड है, दे आर एक्सप्लिसिट जॉब डिस्क्रिप्शंस, न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर्स कवरिंग वर्क प्रोसेसेस। हाईली फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को जॉब के बारे में बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के बारे में बताया जाता है और वहाँ पर वेरियस रूल्स होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉय है वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें। और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रोसेस है, जो भी काम है, ठीक है, उसकी प्रोसीजर्स के बारे में भी उन्हें बताया जाता है। सो जब ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय को ये सारी चीज़ें पता होंगी, यानी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के बारे में पता होगा, अपने काम के प्रोसीजर्स के बारे में पता होगा और साथ ही साथ अपने काम के मकसद के बारे में भी पता होगा, तो वो जो है वो एक स्टैंडर्ड एम्प्लॉय होगा और उसका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। ठीक है, हम उसको उस लिहाज से जज करेंगे। Employee have little discretion over what's done, when it's done and how it's done. और जो हाईली फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके अंदर एम्प्लॉयज़ को थोड़ा बहुत जो है ना वो मसला होता है कि उसने काम किस तरह करना है, ठीक है, क्या हुआ है, कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, इसके बारे में उसे थोड़ा बहुत होता है। ऑब्वियसली जब भी न्यू एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा तो वो इतनी जल्दी तो माहौल के मुताबिक सेट नहीं होगा, ऑब्वियसली उसे टाइम लगेगा। अगर उसे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, प्रोसीजर्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में पता चल जाए या बता दिया जाए तो वो इजीली जल्दी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के माहौल के अंदर सेटल हो जाता है। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि जो हाईली फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को लिटिल डिस्क्रिशन होती है। However, where formalization is low, employees have more discretion in how they do their work. सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर फॉर्मलाइजेशन लो है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा जो है ना वो डिस्क्रिशन का सामना करना पड़ता है कि वो अपना काम किस तरह करें। डिस्क्रिशन का मतलब होता है समझ रखना, अकल, शऊर। सही। हाईली फॉर्मलाइज्ड जॉब्स ऑफर लिटिल डिस्क्रिशन ओवर व्हाट इज टू बी डन। सो हाईली फॉर्मलाइज जॉब्स के अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो अपने काम को नहीं समझ पाता कि वो किस तरह होना है। लेकिन लो फॉर्मलाइज्ड मीन्स फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स ऑन हाउ एम्प्लॉयज डू देयर वर्क। और लो फॉर्मलाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को रुकावटों का सामना करना पड़ता है कि वो अपना काम किस तरह से फुलफिल करें। सो फॉर्मलाइजेशन की आपको समझ आ गई होगी कि फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, वर्क प्रोसेस, ठीक है, प्रोसीजर्स, इन सब के बारे में अच्छे से गाइड कर देना है। अगर एम्प्लॉयज़ को इन सब चीज़ों की अच्छे से समझ आ जाती है तो जो भी हम उन्हें टास्क देंगे वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि ये टास्क मैंने किस तरह करना है और ये काम किस तरह होगा। Today's view. Although some formalization is necessary for consistency and control, many organizations today rely less on strict rules and standardization to guide and regulate employee behavior. फॉर्मलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की कंसिस्टेंसी और कंट्रोल के लिए नेसेसरी है, लेकिन आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स पर फोकस नहीं करती। For instance, consider the following situation. A customer comes into a branch of large national drugstore and drops off a roll of film for some date developing 37 minutes after the store policy cut-off time. इस सिचुएशन को अब आपने समझना है।
एक ग्राहक लार्ज नेशनल ड्रग स्टोर की दुकान की एक शाख में आता है, ठीक है, और अपना किरदार छोड़ देता है, यानी एक ऑफर जो उसने करनी थी वो छोड़ देता है। यानी उस दिन जो है वो स्टोर की पॉलिसी जो है वो 37 मिनट बाद खत्म हो जाती है। ऑल्दो द सेल्स क्लर्क नोज ही सपोज टू फॉलो रूल्स, सेल्स क्लर्क को पता है कि उसने जो है ना रूल्स को फॉलो करना है। ही आल्सो नोज ही कुड गेट द फिल्म डेवलप्ड विद नो प्रॉब्लम, उसे ये भी पता है कि वो जो फिल्म है उसको बना देगा और उसके लिए उसे कोई मसला नहीं होगा। एंड वांट्स टू अकोमोडेट द कस्टमर, और वो कस्टमर को ये सर्विस भी देना चाहता है। सो ही एक्सेप्ट द फिल्म सो ही एक्सेप्ट्स द फिल्म सो वो फिल्म की इस ऑफर को कबूल कर लेता है, वॉयलेटिंग पॉलिसी, और जो पॉलिसी है, जो रूल्स उन्होंने सेट किए हैं उसको तोड़ देता है। होपिंग दैट हिज मैनेजर वॉन्ट फाइंड आउट, और उसे इस बात का यकीन होता है, उसे इस बात की उम्मीद है कि मैनेजर जो है वो उसकी गलती को नहीं पकड़ सकेगा। हैज़ दिस एम्प्लॉय डन समथिंग रॉन्ग, क्या इस एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया है आपके ख्याल में? ठीक है, क्या आपको लगता है कि इस एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया है? आपका क्या ख्याल है? ही डिड ब्रेक द रूल, उसने रूल्स को तोड़ा है, बट ब्रेकिंग द रूल, लेकिन इस रूल को तोड़ते हुए ही एक्चुअली ब्रॉट इन रेवेन्यू, उसने पैसे कमाए, एंड प्रोवाइडेड गुड कस्टमर सर्विस, और उसने एक अच्छी कस्टमर सर्विस दी। Considering there are numerous situations where rules may be too restrictive, many organizations have allowed employees some latitude, giving them sufficient autonomy to make those decisions. इस तरह की बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को स्पेस देती हैं, ठीक है, कि वो अपने फैसले ले सके, उन्हें थोड़ा सा वुसअत देती हैं, ठीक है, उन्हें वो सब देती हैं हालात को देखते हुए डिसीजन ले सकें जो कि उन्हें अच्छा लगता हो, ठीक है, दैट दे फील आर बेस्ट, जो कि उन्हें लगे कि वो बिल्कुल अच्छा है, परफेक्ट है, वो डिसीजन ले सकें। इट डज नॉट मीन थ्रोइंग आउट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, बिकॉज देयर विल बी रूल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज टू फॉलो। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उनको बिल्कुल ही पसे पुश डाल दिया जाए और हम लोग जो है एम्प्लॉयज़ को मुकम्मल आज़ादी दे दें कि वो अपनी मर्जी के फैसले ले सकें। सो यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना भी ज़रूरी, लेकिन ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अच्छी नहीं है। And these rules should be explained so employees understand why it's important to adhere to them. But for other rules, employee may be given some leeway. अब ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जो रूल्स और प्रोसीजर्स उन्होंने सेट किए हैं वो एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दें, ताकि एम्प्लॉयज़ को उनका मकसद समझ आ जाए और उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने इनको हर हाल में फॉलो करना है। लेकिन जो दूसरे रूल्स हैं उनमें हम लोग एम्प्लॉय को थोड़ी बहुत आज़ादी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे तो एम्प्लॉय जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद नहीं करेगा। सो ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को अच्छा बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन की इन 6 की एलिमेंट्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू 6 की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, प्लीज़ पुट इट in comment section. And don't forget to subscribe this channel for more interesting management lecture. Happy learning and thanks for watching.